हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एग्जाम फॉर्म है वो भर लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं भरा है तो वो भी भर ले। लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि होता क्या है कि लास्ट टाइम पे थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, सर्वर भी काफ़ी बार डाउन हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये है आपका राधा कृष्णन कमीशन पे। ये आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो वहाँ पे जो आपका स्क्रीनिंग का सिलेबस है उसमें जो शिक्षण अभिरुचि वाला पोर्शन है वहाँ पे राधा कृष्णन कमीशन का टॉपिक दिया हुआ है। तो आज के टॉपिक में हम राधा कृष्णन कमीशन को डिस्कस करेंगे। तो ये जो राधा कृष्णन आयोग था, अ, ये मेनली बनाया गया था उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। जो आपका स्कूली शिक्षा के बाद की एजुकेशन होती है, उस एजुकेशन में सुधार लाने के लिए इस आयोग को बनाया गया था। मेनली जो एक अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद है और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, इन दोनों ने जो भारत सरकार है उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि एक इस प्रकार का आयोग होना चाहिए जो केवल उच्च शिक्षा के लिए डेडिकेटेड हो। तो इसीलिए भारत सरकार ने 1948 में इस आयोग की स्थापना की, और 1949 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को के सामने प्रस्तुत की। तो चलिए इस आयोग में क्या क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए, इसके जो अध्यक्ष हैं राधा कृष्ण आयोग के, वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं। एंड राधा कृष्ण आयोग का जो दूसरा नाम है वो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये भी काफी बार पूछा जाता है, जैसे हो सकता है जैसे होता है ना कि मतलब नाम चेंज कर दिया, इस तरीके से भी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। और ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है। जब इंडिया आजाद हुआ था 1947, उसके बाद जो पहला कोई आयोग बना था शिक्षा से रिलेटेड, वो है आपका राधा कृष्ण आयोग। और वैसे जो हमारा पहला आयोग है ना, हंटर कमीशन, जो कि 1882 में बना था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, अगर पहला कमीशन, वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट कमीशन था वो हंटर कमीशन है, जो कि 1882 में आया था। और उसके बाद जो जब इंडिया को आज़ादी मिली, जो पहला शिक्षा आयोग है वो है आपका राधा कृष्ण आयोग, 1948 में बना था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जिसको जाना। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो इसका मेन उद्देश्य था, वो क्या था कि जो उच्च शिक्षा यानी कि जो कॉलेज की शिक्षा है उसकी शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना और प्रस्तुत करना, उच्च शिक्षा के निर्माण और विस्तार के संबंध में सुझाव देना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रिकमेंडेशन इसने अपनी दी थी वो दी थी यूजीसी के गठन की। जो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जो आज भी काम कर रहा है, उसके स्थापना की सिफारिश आपकी किसने की थी, राधाकृष्णन आयोग ने की थी। और 4 नवंबर 1948 में इस आयोग की नियुक्ति की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 25 अगस्त 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जो कि कितने पेजेस की, 747 पेजेस की इसकी रिपोर्ट थी। और टोटल इसमें आई थिंक 10 मेंबर्स थे। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं इसकी रिकमेंडेशंस, क्योंकि मेनली हमसे एग्जाम्स में रिकमेंडेशन ही पूछता है कि क्या क्या इस आयोग ने कहा था, क्या क्या इस आयोग की सिफारिशें थी। तो इस आयोग की जो सिफारिशें थी वो कहीं ना कहीं एक जो कलकत्ता आयोग है, जो जिसको सेडलर आयोग भी बोला जाता है, उसी के समान थी। जैसी सिफारिशें कलकत्ता आयोग ने की थी ना, लगभग लगभग उसके ही समान इस आयोग की सिफारिशें थी। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि इस आयोग ने क्या किया था, यूजीसी के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। और साथ ही साथ इसका जो एक मेन रिकमेंडेशन है वो ये है कि इसने लड़कियों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए शिक्षा में समान अवसर, सुविधाएं, ज्ञान को विकसित करके जीवन जीने की जन्मजात योग्यता को जागृत करना। मतलब इस आयोग ने ये कहा था कि उच्च शिक्षा में महिलाओं को भी समान अवसर दिए जाएं, उनके ज्ञान को भी विकसित किया जाए। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है आपका कि किस आयोग के अनुसार महिलाओं को शिक्षा में समान अवसर दिए जाने की सिफारिश की गई थी, तो ये क्या होगा आपका, राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट है इसका, इस आयोग ने क्या कहा था, इसने बोला था कि विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार समिति का विकास किया जाए। यानी कि हर विश्वविद्यालय में क्या हो, छात्र कल्याण सलाहकार समिति का गठन किया जाए, उसका विकास किया जाए। और शिक्षा संस्थानों में एनसीसी का संगठन किया जाए। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट
पॉइंट है कि ये किसने कहा था, ये कहा था राधा कृष्ण आयोग की शिक्षा संस्थानों में एनसीसी का संगठन किया जाए। नेक्स्ट, सेवा से अवकाश की आयु 60 से 64 कर दी गई, यानी कि सेवा से अवकाश में रिटायरमेंट की एज किसकी, शिक्षकों की रिटायरमेंट की जो एज है वो कितनी कर दी गई, पहले 60 थी फिर कितनी करी 64 कर दी गई। और एक रिकमेंडेशन इनकी थी कि ग्रामीणों की शिक्षा के लिए अलग से ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाएं। तो ये क्वेश्चन कैसे आता है ना, आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, है ना, कि फॉर एग्जांपल जैसे दो स्टेटमेंट दे दी कि विश्व राधा कृष्णन आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर राधा कृष्णन थे, और नीचे एक स्टेटमेंट कि ग्रामीणों की उच्च शिक्षा के लिए अलग से ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव राधा कृष्ण आयोग ने रखा था। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है, एक सत्य है, दो सत्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए ये रिकमेंडेशन ध्यान से याद कर लेना। तो इसने क्या कहा था कि ग्रामीणों की उच्च शिक्षा के लिए अलग से ग्रामीण विश्वविद्यालय, एक तो नॉर्मल होगा जिसमें सारे बच्चे पढ़ेंगे, और ग्रामीणों की उच्च शिक्षा पे भी इसने काफी जोर दिया था, किसने, राधा कृष्ण आयोग ने। नेक्स्ट, इसने राधा कृष्ण आयोग ने शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। उनके 4 क्या क्या श्रेणी में विभाजित किया, एक प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। और इन्होंने कहा कि जो शिक्षण कार्य है 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी एक टीचर एक हफ्ते में कितना कितना पढ़ाएगा, 18 घंटा। शिक्षण कार्य में तो सिर्फ पढ़ाना नहीं, अन्य जो वर्क होते हैं वो भी टोटल जोड़ के कितना होना चाहिए, 18 घंटे से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 18 आवर्स होना चाहिए। और साथ ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की कृषि की उच्च शिक्षा के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने क्या किया, अलग से कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएं। अलग से जो कृषि विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश भी राधा कृष्णन आयोग ने ही की थी। तो ये पॉइंट एक तो आपका यूजीसी की गठन की सिफारिश, दूसरा ग्रामीण की उच्च शिक्षा, थर्ड है महिलाओं के लिए समान अवसर उच्च शिक्षा में, एंड कृषि के लिए अलग से कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएं। ये 4 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है इन्होंने, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में किसके तहत रखा गया, तो उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए, इन्होंने ही कहा था। इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो शिक्षा से संबंधित नीतियां होंगी वो बनाने का कार्य तो केंद्र सरकार का होगा, लेकिन राज्य सरकार क्या करेगी, उसको अपने राज्यों में लागू करेगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जैसे एनईपी है ना, एनईपी 2020 बनाई किसने, केंद्र सरकार ने बनाई, तो एक समिति ने, के कस्तूरी रंगन समिति ने, लेकिन उस पे उस समिति को समिति का गठन करने का जो जिम्मेदारी थी वो सारी केंद्र सरकार की थी। उसमें जो पैसा लगाया गया वो सारी केंद्र सरकार ने किया, उसको लॉन्च जो किया वो केंद्र सरकार के थ्रू किया गया। और उसके बाद क्या किया, केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी दे दी, किसको जिम्मेदारी दे दी, राज्यों को जिम्मेदारी दे दी कि वो कौन सा राज्य अपने तरीके से आई मीन कि कब उसको लागू करना चाहे। इस तरीके से ये जो था ये इन्होंने ही कहा था, ये राधा कृष्ण आयोग ने ही बोला था। और शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, और ये कब हुई थी शामिल समवर्ती सूची में, 1976 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और कौन से संशोधन में, 42वें संशोधन, तो 42वें संशोधन में शिक्षा आपकी समवर्ती सूची में शामिल हुई, और शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था राधा कृष्णन आयोग ने। उन्होंने बोला था कि नीतियां बनाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार उनको अपने राज्य में लागू करेगा। नेक्स्ट है इनके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य था, उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या था, ऐसे छात्रों, ये एक सेकंड थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा छात्रों का, ऐसे छात्रों का निर्माण करना जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय और उद्योग आदि क्षेत्रों में नेतृत्व कर पाए। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ऑलराउंडर बनाना चाहते थे बच्चों को, कि वो राजनीति यानी उसको पॉलिटिक्स का भी नॉलेज हो, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन भी करे, व्यवसाय भी करे, उद्योग भी करे आदि। अगर कोई भी ऐसा कोई भी वो फील्ड में जाए तो वहां पे वो अपनी एबिलिटी दिखा पाए। ठीक है, जो आजकल बात हो रही है ना कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, 360 डिग्री डेवलपमेंट, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात हो रही है, यही है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके स्कूल के लिए है, लेकिन बच्चा तो वही है ना, जो स्कूल में जा रहा है वही आपका उच्च शिक्षा में भी जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला था कि जो महाविद्यालय हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनका जो प्रशासन है उसका दायित्व महाविद्यालय की प्रबंध समितियों को सौंपा जाए। यानी कि टीचरों से इन्होंने, जो वहाँ पे आपके प्रोफेसर पढ़ाते हैं, उन पे एक्स्ट्रा लोड हटाना ये चाहते थे। वो पूरा फोकस जो है वो बच्चों पे करें, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाया जाए, ऐसी समितियां बनाया जाए जो टोटल जो आपका कॉलेज है उसका कार्यभार को संभाल सकें। और स्कूलों कॉलेजों में आपका
जो कार्य दिवस हैं, जो वर्किंग डेज हैं, वो कितने होने चाहिए, एक साल में 180 डेज होने चाहिए, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन डेज। ये सिर्फ आपके पढ़ाई के दिन है, इसमें आपके एग्जाम के दिन नहीं गिने जाएंगे। 180 दिन आपकी पढ़ाई हो, बाकी एग्जाम के दिन वो चीज़ें अलग हैं। और इन्होंने कहा था कि किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण नहीं होना चाहिए और सायंकालीन कक्षाओं को प्रारंभ किया गया। जो शाम की जो शिफ्ट की जो क्लासें लगती हैं उसकी रिकमेंडेशंस भी राधाकृष्ण आयोग ने ही दी थी। और स्पेशली पाठ्य टेक्स्ट बुक के लिए बोला था कि निर्धारण नहीं होना चाहिए, इसी से ये पढ़ना है, यही करना है, इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षा जो है वो 3 स्तरों पे होगी, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये भी बोला गया था कि जब मतलब 12 वर्ष की शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेंगे। जैसे ये होता ही है कि 12th तक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद वो कॉलेजेस में पढ़ता है। अब स्थिति कुछ चेंज होगी, चेंज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या बोला था, जो चलता आ रहा है, जैसे अभी होता है ना कि स्नातक आपका ग्रेजुएशन 3 साल का, पीजी 2 साल का, वही चीज़ है कि स्नातक आपका 3 वर्ष का होगा, स्नातकोत्तर पीजी 2 वर्ष का, शोध न्यूनतम 2 वर्ष, मैक्सिमम कितना भी, उसमें कम से कम 2 वर्ष का होना ही चाहिए। और शिक्षा की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको सुधारने के लिए इन्होंने कहा था फर्स्ट डिवीजन आपका 70 मार्क्स में होना चाहिए, सेकंड डिवीजन 55 में, और थर्ड डिवीजन को इनको इन्होंने 40% की श्रेणी में रखा था। तो अगर ये क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे कि अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि उच्च शिक्षा को स्नातक स्नातकोत्तर शोध पे रखने की सिफारिश की गई थी, सत्य है, असत्य है, या फिर किसी अन्य में इसको डाल सकते हैं। इन्होंने ये भी बोला था, जो मैंने आपको बताया, कि 12 वर्षों का अध्ययन अनिवार्य, यानी कि बच्चा पहले 12 साल स्कूल में पढ़ के आएगा, उसके बाद वो आपका कॉलेज में एडमिशन लेगा। और विश्वविद्यालयों में, ठीक है, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 3000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 3000 से अधिक नहीं होगी। और महाविद्यालयों में, कॉलेजेस में विद्यार्थियों की संख्या किससे अधिक नहीं होगी, विद्यार्थियों की संख्या 1500 से अधिक नहीं होगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी मतलब छात्र संख्या निर्धारित की गई थी, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और महाविद्यालय आपके जो कॉलेजेस होते हैं वो वहाँ पे 1500, उसका ठीक दुगना आप कर दीजिए, 3000, उससे अधिक नहीं होगी। तो ये जो एक निचोड़ कह सकते हैं, जो ऊपर ऊपर की क्रीम है इस आयोग की, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ऐसा तो बहुत लंबा है, लेकिन उतना बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई इतनी वो नहीं है। मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो मेन आपकी चीजें हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग है, इसी में से आएगा, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि इसने मेन यही बोला था यूजीसी के गठन हो गया। और एक चीज और थी कि जो लैंग्वेज की बात की थी, इन्होंने कहा था कि स्थानीय भाषा में हमारा जो है वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भाषा का माध्यम होना चाहिए। और इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई थी महिलाओं को। एक क्विक रिवीजन में आपका करवा देती हूँ। और शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने की मांग की गई थी, थर्ड एंड फोर्थ आपका कृषि विश्वविद्यालय, फिफ्थ ग्रामीण विश्वविद्यालय, छठा आपका फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन वाली बात, चौथा शिक्षकों को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया था। और उसके अलावा सायंकालीन शिक्षाओं का प्रारंभ किया गया था, ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले गए थे। और विश्वविद्यालय शिक्षा से पहले 12 वर्षों का अध्ययन अनिवार्य, बीए एमए शोध, ये चीज़ें बोली गई थी। और 1948 में इसकी नियुक्ति हुई थी, 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, 757 पेज की वो रिपोर्ट थी। और यही सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है इसी में। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसका दूसरा नाम है। तो आई होप इससे आपका पूरा काम बन जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना होगा, इसमें कुछ और लगेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, तो पहले मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं था, लेकिन अब मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना चुका है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।